गाइस, तो क्या हाल चाल है आपके। दिस इज ब्योमकेश एंड यू आर वाचिंग योर चैनल झकास क्लासेस। और आज मैं आपका वेलकम करता हूं आप ही की क्लास 10 साइंस एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के लाइव प्रोसेस जो चैप्टर है उसका, या फिर बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 है तुम्हारा लाइव प्रोसेस, उसका पार्ट 3 लेके आ गया हूं। पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो सीरियली देखो, ज्यादा मजा आने वाला है आपको। पार्ट 3 में जैसे मैंने बोला था कि स्टडी बेस्ड क्वेश्चन रहने वाला है और बिना लेक्चर वीडियोस के किसी भी एमसीक्यू वीडियो को देखना क्या होगी, तुम्हारा कुछ फायदा नहीं होगा। तो पहले लेक्चर वीडियो फुल देखो, उसके बाद एमसीक्यू करोगे, एग्जाम में तुम्हें फोड़ोगे। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स स्टार्ट के स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। तो जैसे यहाँ पे दिया हुआ है और एग्जाम में भी आएगा कि 5 क्वेश्चन दिए होंगे, 4 तुम्हें करना पड़ेगा। सबसे पहले भाई ये केस दिया होगा, लंबा चौड़ा कहानी बोल सकते हो, ज्यादा लंबा नहीं होगा, शॉर्ट होगा, पैसेज टाइप का नहीं होने वाला है। कुछ लोग इसको पैसेज समझते हैं पर पैसेज नहीं है, क्योंकि पैसेज में सारे क्वेश्चन का जवाब मिल जाता है पर यहाँ पे नहीं मिलता है, तुम्हें थोड़ा लॉजिक लगाना पड़ता है। तो कुल मिला के बोलो तो लेक्चर बिना देखे कि स्टडी बेस्ड क्वेश्चन भी नहीं होता। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। तो पहला केस देखो, पढ़ते हैं। ये वाला है, कहां से शुरू होगा, ये संजना से। तो संजना इज सफरिंग फ्रॉम फ्रीक्वेंट स्टोमक पेन एंड वॉमिटिंग। तो इसके पेट में दर्द हो रहा है भाई और इसको उल्टी आ रही है, वॉमिट कर रही है। सी वेंट टू द डॉक्टर, डॉक्टर के पास ऑब्वियसली जाएगी, तबीयत खराब है। द डॉक्टर आस्क्ड हर टू गो फॉर एन अल्ट्रासाउंड। तो डॉक्टर ने उसको बोला अल्ट्रासाउंड कराने के लिए। इन द रिपोर्ट स्टोन वाज फाउंड इन हर गल ब्लैडर। गल ब्लैडर पता है कहाँ पे होता है, लीवर के कहाँ पे होता है, तुम खुद मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। उसके बाद मैंने थोड़ा हिंट्स तो दे ही दिया है, तुम्हें मिल जाएगा कहाँ पे होता है, गल ब्लैडर। बाइल डक्ट याद करो, लीवर याद करो, गल ब्लैडर कहाँ पे होता है ऑटोमेटिकली पता चलेगा तुम्हें, कोई बड़ा फंडा नहीं है। तो द डॉक्टर आस्क्ड हर टू गो फॉर अल्ट्रासाउंड। इन द रिपोर्ट ए स्टोन वाज फाउंड इन हर गल ब्लैडर। डॉक्टर आस्क्ड हर टू रिमूव द गल ब्लैडर बाय ऑपरेशन बट शी वाज reluctant to go for the operation। तो डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बोला, फिर भी वो भी डर रही है क्योंकि उसके गल ब्लैडर में स्टोन है और जिसको निकालना जरूरी है। तो चलो सवाल क्या क्या बनते हैं देखते हैं। अभी आ गया क्वेश्चन नंबर 1, द रोल प्लेड बाय गल ब्लैडर इन ह्यूमन बॉडीज। तो जो गल ब्लैडर का रोल होता है वो कौन सा, मतलब रोल क्या है उसका, मैंने अभी बोला बाइल डक्ट याद करो, गल ब्लैडर याद करो। जिन्होंने याद कर लिया होगा बहुत अच्छी बात है, वरना मुझे बताना भी पड़ेगा कि गल ब्लैडर कहाँ पे होता है। वो थोड़ा बाद में बताऊंगा क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, तुम्हें पता चल भी जाएगा, वरना जो लेक्चर देखे होंगे उनको तो अच्छे से पता चल गया होगा। तो ये बाइल को स्टोर करता है कौन, गल ब्लैडर। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए। इसको लॉक करके आप पूरे नंबर ले सकते हैं। सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, रिमूवल ऑफ गल ब्लैडर। तो अगर गल ब्लैडर को रिमूव कर देंगे तो ये क्या इफेक्ट करेगा, इसका इफेक्ट क्या होगा, इफेक्ट द पर्सन्स हेल्थ। क्या ये पर्सन्स के हेल्थ को इफेक्ट करेगा, हैज नो इफेक्ट ऑन पर्सन्स हेल्थ, इफेक्ट्स द सिक्रेशन ऑफ बाइल और इफेक्ट्स द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स। तो ये बाइल को स्टोर करता था। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा सही वाला, तुम यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हो, तो मैं डायरेक्ट आंसर बता देना चाहूंगा कि द रिमूवल ऑफ गल ब्लैडर विल नॉट इफेक्ट पर्सन्स हेल्थ। पर्सन्स के हेल्थ के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट बाइल। तो बाइल के बारे में कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, इट हेल्प्स इन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। क्या ये फैट इमल्सिफिकेशन में हेल्प करता है, इट हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। क्या ये कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में हेल्प करता है, इट हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्ट फूड और इट हेल्प्स इन इजेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। बाइल ऑलवेज हेल्प्स इन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, जो मैं बार बार बोलता आया हूं। सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। क्यों, क्योंकि बाइल का काम ही है फैट को इमल्सिफाई करना। सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, व्हिच पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल रिसीव्स बाइल फ्रॉम द लीवर। तो एलिमेंट्री कैनाल का कौन सा पार्ट, बाइल इसको लीवर से मिलता है। मैं देखो लीवर का नाम ले रहा था तभी मैं हिंट्स दे देता हूं। एमसीक्यू में एंटायर आंसर मैं ही बता दूंगा, तुम्हारा प्रैक्टिस कैसे बनेगा, हमें प्रैक्टिस करना है। बस मैं पढ़ा देने से नहीं होगा, तुम्हें पढ़ना होगा। कैसे, वीडियोस को ध्यान देके देखो,
वीडियो चल रहा है, पेरेंट्स को लग रहा है पढ़ रहा है बच्चा, तुम अगर अलग कहीं पे हो तो मज़ा नहीं आएगा बच्चों। साथ में पढ़ेंगे यार, जब रिजल्ट आएगा ना टेंशन तो मुझे भी होगी, क्योंकि तुम लोग का रिजल्ट जरूर आएगा, पर अच्छा आएगा मज़ा मुझे आएगा, बुरा आएगा तो दुख भी होगा। तो क्यों दुख हो, अच्छे से पढ़ेंगे तो 95 प्लस ऑब्वियसली फोड़ेंगे। और मैं इसलिए बोलता हूँ टारगेट बढ़ा रखो, अगर तुम 80 प्लस भी टारगेट कर रहे हो तो मैं बोलता हूँ 95 प्लस रखो, क्योंकि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो गया तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। और जगह क्लासेस के वीडियो एनफ है यार बहुत मार्क फोड़ने के लिए, और उसके बाद तुम्हें बस रिवीजन करना है, वरना क्लास में पढ़े थे भूल गए होगे तो क्या फायदा होगा, उसको याद रखना है। इसलिए मैं बोलता हूँ नोट करते करते पढ़ो। विच पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, तो कौन सा पार्ट एलिमेंट्री कैनाल का बाइल को रिसीव करता है, तो जो सही आंसर होगा दैट इज कौन सा आंसर होगा, विच पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल रिसीव द बाइल फ्रॉम द लिवर, द आंसर इज स्मॉल इंटेस्टाइन। सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बाइल सॉल्ट इन द इंटेस्टाइन। तो बाइल सॉल्ट का काम क्या है इंटेस्टाइन में, तो जो बाइल सॉल्ट का काम है कहाँ पे, इंटेस्टाइन में, वो है इमल्सिफायर का। ये क्या करता है, फैट को इमल्सिफाई करता है, तो इसका काम क्या है, इमल्सिफायर का। बहुत सारे एक्स्ट्रा ज्ञान मिलते हैं, मैं बोलता हूँ एमसीक्यू सेशन में, इसलिए लेक्चर के साथ साथ ये वाला सेशन देखना ही बहुत जरूरी होता है। टर्म 1 के लिए, टर्म 2 के लिए भी उसका कुछ इलाज चलाएंगे यार, चिंता मत करो। सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट की स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, क्योंकि 5 में से 5 हमने ठोक दिया है, और अभी कौन सा बचा है, अभी नेक्स्ट की स्टडी, क्योंकि 5 में से 4 करने थे, हम प्रैक्टिस के लिए 5 कर रहे हैं। अगर वो स्मॉल इंटेस्टाइन वाला किसी को कन्फ्यूजन है तो उसका रीज़न मैं बता सकता हूँ, देखो। सो द रीज़न इज बाइल इज डार्क ग्रीन और येलोइश ब्राउन फ्लूइड विच इज प्रोड्यूस्ड बाय लीवर एंड कम्स टू द स्मॉल इंटेस्टाइन थ्रू हेप्टोपेनक्रिएटिक डक्ट। ये मैंने भी नहीं बोला होगा, लेक्चर में नहीं भी था यार, अभी बता दे रहा हूँ अपने ज्ञान से कि ये कैसे आता है स्मॉल इंटेस्टाइन से पूछोगे तो थ्रू हेपाटोपेनक्रिएटिक, या फिर कुछ हेप्टो भी बोलते हैं, हेपाटोपेनक्रिएटिक डक्ट। अगर स्पेलिंग की बात करूं तो लिख देता हूं हेपाटोपेनक्रिएटिक डक्ट। समझ गए, इसके थ्रू बाइल जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन के पास। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट की स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। अगर तुम चाहो तो नोट कर सकते हो, एक्स्ट्रा ज्ञान है। लोड हो जा, हाँ हो गया, ये फोटो में ले लिया क्योंकि स्कैन नहीं हो रहा था। द गिवन डायग्राम इज ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव, द गिवन डायग्राम इज ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम होना चाहिए, ये प्रिंटिंग मिस्टेक थोड़ा बहुत होता है, ये भी मेल करके उनको बता देंगे सर आपके बुक में ये गलती थी। स्टडी द डायग्राम एंड आंसर एनी ऑफ द 4 क्वेश्चन फ्रॉम क्वेश्चन 1 to 5। तो कोई 4 करना है, इसमें भी ये डायग्राम को देखो। तो यहाँ पे जो डायग्राम अच्छे से जानता होगा उसको पता चल गया होगा कि जो ए वाला पार्ट है उसको क्या बोलते, जो तुम्हारा ए वाला पार्ट है उसको क्या बोलते, और बी वाले पार्ट से शुरू करते हैं। बी वाला पार्ट सबसे इजी होगा, क्या बोलते हैं उसको, ऑइसोफिगस। क्या बोलते हैं, ऑइसोफिगस। डी वाला पार्ट कौन सा है, स्टोमैक, डी वाला स्टोमैक है। सी वाला, ये बी वाला जो है, नॉट डी वाला स्टोमैक है, हाँ बी वाला क्या है, ऑइसोफिगस, डी वाला स्टोमैक, सी वाला लिवर, और ई वाला ये पेनक्रिएस है। थोड़ा याद करो, मैंने बताया था ये पेनक्रिएस है, ये थोड़ा ऐसे टाइप का स्ट्रक्चर होता है। क्या है वो, पेनक्रिएस है। अब रहा कि ए वाला क्यों क्या बोलते हैं, तो ए वाला जो है वो माउथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये तो तुम सबको पता होगा। अगर वहाँ नीचे क्या होता है बोलने पर, सलिवरी ग्लैंड होता है, पर यहाँ पे ये जनरली माउथ है, समझ गए, माउथ। ये थोड़ा अलग दिख रहा होगा तुम्हें, ये यू वाला पार्ट ना, मुझे भी थोड़ा अलग दिखा, चलो फिर से लिख देते हैं, कोई बात नहीं, स्टाइलिश पे लिख रहे हैं तो ऐसा थोड़ा बहुत कॉपी की तरह नहीं होता है, स्लिप होता है। तो लेट्स मूव टू क्वेश्चंस करेंगे अभी। तो यहाँ पे पहले यही पूछ लिया कि इसका डायग्राम को अच्छे से बताओ, बी सी डी ई। तो बी क्या था, ऑइसोफेगस, सी क्या था, लीवर, डी स्टोमैक, और ई पेनक्रिएज। तो देखो इसमें ऐसा सेंस कौन सा है, तो बी में पहला वाला बोल रहा है ऑइसोफेगस, दूसरा पेनक्रिएज, तीसरा स्टोमैक, ऑप्शन बोल रहा हूँ, चौथा लीवर। तो इनमें से तीनों तो पूरा रॉन्ग है, बचा कौन, ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, एक से ही पता चल गया।
सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इतना हलवा सवाल आएगा यार, इसमें अगर नहीं फोड़ोगे 95 100 नहीं फोड़ोगे तो कौन फोड़ेगा। एमसीक्यू है, एमसीक्यू जितना बड़ा वरदान है उतना श्राप भी है। कोई एक गलत हो गया तो पूरा एक का एक कट जाता है, जो कि सब्जेक्टिव में आधा मार्क कटता है अगर थोड़ा सिंपल मिस्टेक हो तो। द सिक्रेशन दैट इज रिलीज्ड बाय लेवल सी इज, तो जो सिक्रेशन होगा जो रिलीज होगा किसके द्वारा, लेवल सी के द्वारा। तो लेवल सी क्या था हमारा, लीवर था, और लीवर किसको प्रोड्यूस करता है, बाइल। सो द आंसर विल बी ऑप्शन ए, बाइल। सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, नेम द डाइजेस्टिव जूस दैट लैक्स एंजाइम बट हेल्प्स इन डाइजेशन। ऐसा कौन सा डाइजेस्टिव जूस है जिसके पास एंजाइम नहीं होता पर डाइजेशन में हेल्प करता है। सो दैट इज बाइल जूस। इसके पास कोई एंजाइम नहीं होता, ये एक जूस है पर ये डाइजेशन में हेल्प करता है। क्या करता है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। याद कर पा रहे हो, बिल्कुल कनेक्ट करना चाहिए सारा क्वेश्चन बैंक। ये जो जितना मैं करा रहा हूं ना, इनमें से कुछ आया तो मुझे मत बोलना सर आपने बोला नहीं था आएगा, क्योंकि दिस आर वेरी मच इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये बहुत ही अच्छे से पिक एक्सपर्ट सिलेक्टेड क्वेश्चन है। कुछ तो क्वेश्चन बैंक के उठाए गए हैं सीबीएसई के, कुछ प्रीवियस ईयर के भी करा देंगे, तो बेस्ट क्वेश्चन है। सो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ दिस केस। क्वेश्चन नंबर 4, डाइजेशन ऑफ फूड स्टार्ट्स इन, तो कहां से स्टार्ट होता है, जो लेवल ए था जिसको हम माउथ कहते हैं। सो इट स्टार्ट्स फ्रॉम ए, क्योंकि पहले ए आता था उसके बाद बी, फिर बोल सकते हो डी आता था उसके बाद सी, क्योंकि पहले स्टोमैक में जाता है ना, उसके बाद लिवर के थ्रू नीचे से जाएगा। सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट 5th क्वेश्चन। ये बहुत ही आसान था, पहले के मुकाबले तो बहुत ही आसान था, ये फटाफट से कर देना चाहिए। जिसने डायग्राम को समझा होगा, जो जकास क्लासेस के लेक्चर वीडियोस में अच्छे से समझाया गया था, वो फोड़ के आ जाएगा, पूरा देखेगा। उसको 5 मतलब ये 4 क्वेश्चन का ना 4 करना होगा उसको, तो 4 क्वेश्चन के उसको 2 मिनट में कर देगा, इजीली कर देगा, क्योंकि उसको मुंह जुबानी याद होगा सारा कुछ। इन केस ऑफ डायरिया, एक डिजीज है व्हिच मेजर प्रोसेस डजंट टेक्स प्लेस नॉर्मली इन रीजन एफ। तो एफ रीजन कौन सा था यार, तो पहले तो ये समझो कि क्वेश्चन नंबर 5 हमें क्या कह रहा है, डायरिया डिजीज के बारे में पूछ रहा है। तो डायरिया जब होता है तो एफ पोर्शन पहले क्या था, तो चलो डायग्राम के ऊपर चलते हैं, मैं भी स्लाइड मूव कर रहा हूं। तो ये एफ जो पोर्शन है सीधा सीधा दिख रहा है, ये लार्ज इंटेस्टाइन है। ये क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन है। और लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, या फिर सॉल्ट भी थोड़ा बहुत होता है बोलते हैं। तो कौन से प्रोसेस को डायरिया इफेक्ट करता है, तो मैंने सीधा सीधा बोला था लेक्चर में, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर को इफेक्ट करता है। और यहाँ पे सॉल्ट है ही नहीं यार, तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो वाटर बोल के, समझ गए। तो डायरिया में किस क्या इफेक्ट होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में काम ही क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड सॉल्ट। तो इफेक्ट क्या हो सकता है, उन्हीं में से कोई एक, जो कि एक ही ऑप्शन में है, तो उसी को ठोक के आ जाना। सिंपल कॉमन सेंस है, अगर तुम्हें नहीं भी पता आंसर तो, वरना मैंने तो पूरा लाइन ही बताया था। सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट केस। तो ये लोड हो रहा है क्वेश्चन, नेक्स्ट केस चलो देखते हैं क्या है, थोड़ा पॉज कर देते हैं उस टाइम तक। सो लेट्स मूव टू द 3rd केस। स्टडी द गिवन फ्लो चार्ट एंड आंसर एनी, फिर से बोला वो सेम इंस्ट्रक्शन, 5 दिया है 4 करो। तो पहले केस स्टडी में चलो कि केस क्या है, कार्बोहाइड्रेट वाई कन्वर्ट हो रहा है एक्स के प्रेजेंस में पायरुविक एसिड में। तो अगर यहाँ से तुम्हें पता चल गया होगा, जो समझदार बच्चे हैं जो पढ़ के आए हैं अच्छे से थोड़ा, तो कार्बोहाइड्रेट पायरुविक एसिड रिलेटेड है किससे, किससे रिलेटेड है, ये रिलेटेड है रेस्पिरेशन से। याद आ रहा है, कुछ बहुत कुछ याद आ रहा होगा और आना भी चाहिए। तो पहले तो किसके प्रेजेंस में ये एक्स क्या है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। तो एक्स क्या होता है, एक्स होता है ग्लाइकोलाइसिस। ये जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्सन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इनटू पायरुविक एसिड। पहला तो क्लियर है। उसके बाद पायरुविक एसिड भाई वाई के प्रोसेस में जाके CO2 H2O एनर्जी फॉर्म कर रहा है, और तीसरे में ये जेड वाले केस में ये हो रहा है CO2 C2H5OH प्लस एनर्जी। तो तुम्हें यहां से पता चल रहा होगा कि जो Y है ये एरोबिक रेस्पिरेशन है, क्योंकि ऐसा ह्यूमन बीइंग में होता है। ये कैसा रेस्पिरेशन है, एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, एनर्जी निकलता है,
कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है जिसको हम बाहर छोड़ते हैं, और प्लस वाटर भी निकलता है। तो ये है सिंपल एरोबिक रेस्पिरेशन जो हम ह्यूमन बीइंग भी करते हैं। दूसरा जेड वाला कौन सा है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, C2H5OH और एनर्जी। पहले तो C2H5OH फॉर्मूला किसका है तुम्हें जानना पड़ेगा। ये किसका फॉर्मूला है, याद आ रहा है कुछ? तो C2H5OH क्या है, इथानॉल। और इथानॉल कब निकलता है, जब रेस्पिरेशन एनारोबिक हो। क्या हो, एनारोबिक। समझ गए? तो Y क्या है, एरोबिक, Z क्या है, एनारोबिक, क्योंकि उसमें इथानॉल निकल रहा है। और ग्लाइकोलिसिस है जब कार्बोहाइड्रेट पायरुविक एसिड में बनता है। तो इतना तो यहां पे ही डिटरमाइन कर लिए। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या क्या पूछता है। तो X क्या था, ये समझ गए होगे। आइडेंटिफाई X, Y एंड Z, पहला ही क्वेश्चन जो मैंने बताया अभी। तो X क्या था, ग्लाइकोलाइसिस, Y क्या था, एरोबिक रेस्पिरेशन, Z क्या था, एनारोबिक। भाई ठोको ऑप्शन नंबर C, जो अकेला सही ऑप्शन है। सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, द प्रोसेस X occurs in dash and Y occurs in dash part of cell। तो भाई X कहाँ होता है और Y कहाँ होता है, ये हमें बताना है। तो अगर मुझे पूछोगे तो जो X पार्ट होता है, जो ग्लाइकोलिसिस वाला पार्ट होता है, वो साइटोप्लाज्म में होता है। कहाँ पे होता है, साइटोप्लाज्म में। ये ऊपर थोड़ा ये हिल गया, साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म हो गया। और जो Y पार्ट होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, ये कहां पे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, जहां पे एनर्जी रिलीज होता है एंड पावर हाउस ऑफ सेल भी जिसको कहा जाता है। तो कौन सा ऑप्शन ये बोल रहा है कि ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म में होता है और एरोबिक रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो ये बोल रहा है ऑप्शन बी। तो ये सही आंसर है। सो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है देखते हैं, चलो। इन व्हिच ऑफ दिस ऑर्गेनिज्म द प्रोसेस जेड टेक प्लेस। तो ऐसे कौन से ऑर्गेनिज्म में जो जेड प्रोसेस होता है वो टेक्स प्लेस, मतलब वो होता है बैक्टीरिया में, ह्यूमंस में, ईस्ट में, या फिर स्पाइरोगाइटा में। तो ये होता है ईस्ट में। एनएरोबिक रेस्पिरेशन, इथानॉल प्रोड्यूस होता है, और इसलिए इथानॉल जो अल्कोहल फैक्ट्री होती है, शराब बनाने की फैक्ट्री, वहां पे ईस्ट होता है, यूज भी होता है। क्यों, क्योंकि ये तो रेस्पिरेशन में इथानॉल बना रहा है। समझे बात को? तो ईस्ट, इथानॉल, एनएरोबिक रेस्पिरेशन क्या बन रहा था, इथानॉल, जो कौन बना था, ईस्ट। तो ऑप्शन ईस्ट होगा। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, इन व्हिच पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी डू द प्रोसेस जेड टेक्स प्लेस। तो ह्यूमन बॉडी में कहां होता है बोल रहा है और बहुत ही लाजमी सवाल है। तुम्हें पता है कि जब हम ज्यादा कसरत करती है, मैं ये बता रहा था कि हमें ऑक्सीजन का शॉर्टेज होता है, हमें एनर्जी का शॉर्टेज होता है, और एनर्जी रिलीज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, रेस्पिरेशन। और क्या चाहिए हमें, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का क्या होता है, हमें शॉर्टेज होता है। तो बिना ऑक्सीजन के भी रेस्पिरेशन हो जाता है, जिसमें लैक्टिक एसिड निकलता है और वो मसल क्रैम्प कॉज करता है। जो वीडियो देखे होंगे उनको पता होगा। तो ये जो एनारोबिक रेस्पिरेशन हुआ, इससे क्या रिलीज हुआ, लैक्टिक एसिड। और क्रैम्प कहां पे हुआ, इससे परेशानी कहां पे हुई, मसल्स में। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर बम मतलब पाकिस्तान में डल रहा है, फट रहा है, तो नुकसान किनको होगा, पाकिस्तान वालों को या हिंदुस्तान वालों को? तो सिंपल बात है, पाकिस्तान वालों को। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन की वजह से नुकसान अगर मसल सेल को हो रहा है, मसल्स क्रैम्प होता है, तो ये रेस्पिरेशन भी कहां हो रहा होगा, मसल सेल। सो इट इज द करेक्ट ऑप्शन। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। समझ गए? तो अभी नेक्स्ट केस है पूरा, ये 4 ही था शायद। द गिवन डायग्राम रिप्रेजेंट्स द स्ट्रक्चर ऑफ ए ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो ये देखो भाई क्या क्या है, ये बता देता हूँ। ये सिंपल सी बात है। ये जो बीन टाइप के हैं, ये वाले स्ट्रक्चर, इनको क्या कहा जाता है, किडनी। ये तो पता होगा ना, मैंने बताया था पूरा, व्हाइट बोर्ड में इसको चिपका के पढ़ाया था। ये जो पाइप होता है इसको क्या बोलते हैं, यूरेटर। और ये इसको क्या बोलते हैं, यहाँ पे यूरिन क्या होता है, स्टोर होता है, जिसको हम यूरिनरी ब्लैडर बोलते हैं, यूरिनरी
ब्लैडर जहाँ पे यूरिन स्टोर होता है, और ये जो चौथा पूरा टिप पॉइंट है, इससे यूरिन रिलीज होता है जिसको हम यूरेथ्रा कहते हैं। समझ गए? तो ये चार तो डिफरेंशिएशन ये देख के बता देना चाहिए, बहुत ही आसान चीज था। तो अभी हम देखेंगे कि इसका क्या काम है या फिर क्या क्या क्वेश्चन इससे बनते हैं, हमें आंसर करना है, सिंपल सी बात है। तो सारे पार्ट का नाम तो समझ गए। वन जिसको दिया गया है उसका नाम क्या है, यूरेटर, जो कि पाइप लाइक स्ट्रक्चर है जिससे यूरिन जाता है किडनी से कहाँ पे, यूरिनरी ब्लैडर पे। ये जो वन वाला दिया है ये यूरेटर है, टू वाला किडनी है जहाँ पे ब्लड प्यूरिफिकेशन होता है। सिंपल सा मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, जो लेक्चर देखे होंगे पता होगा, बहुत अच्छी बात है, 10-20 सेकंड स्किप कर सकते हो। ऑप्शन 3 जो है वो यूरिनरी ब्लैडर है जहाँ पे यूरिन स्टोर होता है, और ये जो 4 वाला है ये यूरेथ्रा है जिससे यूरिन रिलीज होता है, जो तुम सुसु करते। समझ गए? सो लेट्स मूव टू क्वेश्चंस। आइडेंटिफाई द पार्ट 1 इन एक्सक्रिएशन। तो पार्ट 1 क्या था, मैंने क्या बोला था, ये पाइप को यूरेटर्स, क्या बोला था, यूरेटर्स। तो कौन सा पार्ट, आंसर क्या होगा, यूरेटर। समझ गया? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिच ऑफ दीज इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ पार्ट 2। तो इनमें से कौन सा स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है किसका, पार्ट 2 का। तो पार्ट 2 किडनी था, उसका स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या है, नेफ्रॉन। सो हियर अगेन ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। पता है ना, किडनी का फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट है नेफ्रॉन। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ कैन वी प्यूरिफाई द ब्लड बाय आर्टिफिशियल मेथड। तो जिनका किडनी फेलियर हो जाता है हमें क्या करना पड़ता है, आर्टिफिशियल मेथड से ब्लड को प्यूरिफाई करना पड़ता है, और उस प्रोसेस का नाम मैंने क्या बोला था, डायलिसिस। बोला था कि नहीं बोला था, याद करो थोड़ा। तो इसको क्या बोलते हैं, डायलिसिस। सो ऑप्शन बी विल बी द, अगेन ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हेमोडायलिसिस भी दिया होता है सी में। द मेन वेस्ट प्रेजेंट इन द यूरिन इज। तो कौन सा भाई भयंकर वेस्ट है जो यूरिन में प्रेजेंट होता है, मैं बोलता हूं वो बहुत ही भयंकर होता है, और अगर उसको बॉडी से प्यूरिफाई नहीं किया गया तो दैट कैन इवन कॉज डेथ। क्या नाम है उसका, यूरिया। और जो भाई थोड़ा पानी भी कम हो जाए बॉडी में ना, कम पानी के साथ रिलीज हो तो जलन भी होती है, उसका नाम क्या है, यूरिया। सो अगेन ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। उसमें अलग होगा या फिर ऑप्शन बी होगा, देखते हैं। यहाँ पे ऑप्शन बी ऐसे मत लगा देना, 4 हुए तो 5वां भी होगा उनके, और तो हाँ भले तुम्हें 4 करना है पर 3 होगा तो चौथा को ऐसे मत ठोकना। चूज द करेक्ट पाथ ऑफ यूरिन इन आवर बॉडी। तो यूरिन कैसे हमारे बॉडी में जाता है, तो पहले क्या, किडनी, उसके बाद कहाँ से होते हुए जाता है, यूरेटर्स जो कि पाइप है, और यूरेटर्स के थ्रू, पाइप के थ्रू कहाँ जाता है, किडनी से यूरिनरी ब्लैडर में, और उसके बाद यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर होके यूरेथ्रा से रिलीज होता है। तो देखो सीक्वेंस क्या होना चाहिए, किडनी, यूरेटर्स। तो ऑप्शन 4 तो नहीं है, क्योंकि ऑप्शन डी नहीं है, क्योंकि पहले 3 में ही किडनी है, उसमें तो यूरिनरी ब्लैडर है। तो पहला किडनी किस में है, देखो ऑप्शन ए, बी, सी में। दूसरा क्या होना चाहिए, यूरेटर, ऑप्शन ए और सी में है। तो चलो इसमें तो बी नहीं होगा। तो अब देखो यूरेटर्स के बाद यूरिनरी ब्लैडर किस में है, बस ऑप्शन सी में। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, एंड लास्ट में यूरेथ्रा। समझ गए? तो इसको टिक करो, यही आंसर होगा ऑप्शन सी। सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट की स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, क्योंकि 5 हो गया, ये भी खत्म हो गया। तो यहां पे देखो कुछ ऑक्सीजन रिच ब्लड से पैसेज का शुरुआत हो रहा है। ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द लंग्स comes to the thin walled upper chamber of the heart on the left. The left upper chamber then relaxes, it then contracts, and the blood is allowed to enter to the next chamber B. As it expands, when the muscular left lower chamber heart contracts, the blood is pumped out to body via aorta. Deoxygenated blood reaches from the body to the upper chamber on right side of the heart, and it expands. As this part contracts, the corresponding lower chamber dilates. This transfer blood to right ventricle, which in turn pump into lungs for oxygenation.
तो ये लंबा चौड़ा जो अंग्रेजी का लाइन था, इसको अगर मैं हिंदी में बोलूं ना तो सुनो, ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहले लेफ्ट साइड के अपर चेंबर क्या बोलते हैं, एओर्टा या वेंट्रिकल, एट्रियम या वेंट्रिकल्स, जो अपर चेंबर होता है एट्रियम, तो वहां पे आता है लेफ्ट एट्रियम में। उसके बाद वो जाता है वेंट्रिकल्स में, और वो लेफ्ट वेंट्रिकल्स से चला जाता है डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को, और डिफरेंट बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम में आता है, अपर चेंबर जो है, और उसके बाद राइट वेंट्रिकल्स में जाता है लोअर चेंबर, और वहां से फिर रिफिल के लिए चला जाता है लंग्स के पास। तो ये था सिंपल सा प्रोसेस। यहां पे तो सिंपल समरी उनको ही समझ में आया होगा जो लेक्चर देखे होंगे, एक दो बार पढ़े होंगे, क्योंकि ये उतना आसान मैंने बोल दिया क्योंकि मैं बहुत बार पढ़ चुका हूं, पढ़ा चुका हूं। पर एक नॉर्मल जो पहली बार पढ़ रहे हैं, मैं बोलूंगा लेक्चर देखो, बिना लेक्चर के आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि लेक्चर में बेस्ट क्वालिटी कंटेंट है, अच्छे तरह से आपको एक्सप्लेन किया गया है, वहां नहीं तो कहीं नहीं। समझ गए? सो लेट्स मूव टू क्वेश्चन। व्हिच ऑफ दिस करेक्टली रिप्रेजेंट्स द लेवल ए बी सी एंड डी इन द अबव प्रोसेस? तो ए क्या था? लेफ्ट साइड का अपर चेंबर, और तुम्हें मैं बोलता हूं अपर चेंबर को एट्रियम बोलते हैं, लोअर चेंबर को वेंट्रिकल्स बोलते हैं। तो पहले कहां आता था? ए में, जिसको ये एबीसी तुम्हें नहीं दिख रहा होगा, पर एबीसी एंड डी इन द अबव पैसेज बोला गया है। तो अपर साइड लेफ्ट चेंबर कौन है? ए वो होगा लेफ्ट एट्रियम, बी कौन होगा? लेफ्ट वेंट्रिकल, सी क्या होगा? लेफ्ट एट्रियम, और डी क्या होगा? राइट एट्रियम, और डी क्या होगा? राइट वेंट्रिकल। तो पहले आया भाई लेफ्ट अपर चेंबर, फिर लेफ्ट लोअर चेंबर, और उसके बाद जो सी है वो राइट अपर चेंबर, और डी है वो राइट लोअर चेंबर है। तो ये होगा लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल। कहां पे है देखो, वहां पे ठोको टिक, ऑप्शन नंबर ए। समझ गए कैसे हुआ आंसर? बहुत ही आसान था। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिच चेंबर ऑफ ह्यूमन हार्ट कंटेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड? तो वहां पे हम पढ़े कि कौन से चेंबर में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है? लेफ्ट अपर चेंबर एंड लेफ्ट लोअर चेंबर। तो ये क्या क्या था? ए था और बी था। सो ए एंड बी कंटेन the oxygenated blood. So option A again the right answer is option A. So let's move to question number 3. What is the correct route of blood in a human? तो मैंने क्या बोला था? A से अगर शुरुआत करेंगे, अगर A से शुरुआत करेंगे तो A से जाता है B में, B से जाता है डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को, और वहां से होके जाएगा। तो अगर मैं सीक्वेंशियली ये ऑप्शन के हिसाब से हमें देखना पड़ेगा, तो यहाँ पे ए से शुरुआत करेंगे तो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ए से बी में जाता है, उसके बाद बॉडी पार्ट्स में जाता है। समझ गए? तो यहाँ पे कोई बॉडी पार्ट्स नहीं है, तो ए बी तो नहीं, सी डी से शुरुआत होगा। तो सी से कहाँ जाता है? डी में, डी से जाता है लॉन्ग्स में, और लॉन्ग से होते हुए ए में जाता है, फिर बी में जाता है, क्योंकि सी में कौन सा ब्लड आता है? डीऑक्सीजनेटेड, फिर वो डी में चला जाता है। तो अभी डी में क्या है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का हमें क्या करना होता है? उसमें ऑक्सीजन फिल करना होता है और कार्बन डाइऑक्साइड को फेंकना। तो ये काम किसका है? लंग्स का। तो वो डी से होते हुए चला जाएगा लंग्स में, लंग्स से ऑक्सीजनेटेड होके, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां आता है? लेफ्ट एट्रियम, दैट इज ए, एंड द लेफ्ट वेंट्रिकल्स, दैट इज बी। सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठोको टिक। सो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 4. What prevents backflow of blood inside the heart during contraction? अभी तक जिसने एमसीक्यू का पार्ट 1 पार्ट 2 भी किया होगा, ये एक दो बार डिस्कशन हो गया है कि सिंपल सी बात है, ये है वाल्व। क्या है? वाल्व। ये काम किसका है? वाल्व का। तो इसमें मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि बहुत बार हो गया ये, और बहुत बार मैं एक्सप्लेन भी कर चुका बहुत अच्छी तरह से। जो देखे हैं पार्ट 1 पार्ट 2 उनको समझ में क्या, इसमें क्या ही है यार, बहुत आसान बात है। लेक्चर भी कोई एक बार देख के आएगा, थोड़े ऊपर से रिवीजन नोट्स में भी ये गिवन होगा। समझ गए? सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट पैसेज। नहीं, क्वेश्चन नंबर 5 है क्या? देखते हैं, चलो। हाँ है, 5 है। तो 5 कैसा है? असर्शन रीजन वाला। तो क्या केस स्टडी बेस्ड के अंदर असर्शन रीजन आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है, इसलिए मैंने एक यूनिक सा पैसेज लिया है। और इसलिए बोलता हूँ यार, उस सवाल अलग ही है,
मतलब ये डिफरेंट टाइप्स के एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। नहीं, मुझे कोई भी एक फूटी कौड़ी नहीं मिली है उनसे, सारा कुछ मेरे पास एडुकाट भी है, उस्वाल भी है, पर इसका वो है ना कि लिया, मतलब हम भरोसा कर सकते हैं। इसका क्वेश्चन उठ उठ के आ रहा था, एडुकाट ने आया है, देखते हैं इस बार अगर आया उठ उठ के तो उसको भी रेकमेंड करेंगे। हमारा एक ही काम है, तुम्हारा 95 प्लस पक्का करना। वो जो करेगा मैं उसको रेकमेंड करूंगा। और बुक वालों से एक पैसे हमें देते नहीं, ना ही हमें लेना है। हमें बुक से पढ़ना है और एग्जाम में फोड़ना है, और कोई बुक वाले से कोई हमें प्यार मोहब्बत नहीं करना है। बस उनका बुक देखना है किसका सही है किसका गलत है। ह्यूमन हार्ट डज नॉट, हाँ एडुकाट भी बिल्कुल सही है। ये ओसवाल यहाँ से मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि एडुकाट बहुत बच्चों ने खरीद लिया, ओसवाल का आते आते लेट हो गया। मेरे पास तो पहले से ही पड़ा हुआ था, अभी तक भी बहुत बच्चों को प्री ऑर्डर दिख रहा है, उनके एरिया में अवेलेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि ओसवाल लेट हुआ था ये, तो मैंने सोचा ओसवाल करा देता हूँ, क्योंकि एडुकाट बहुत बच्चों के घर में है तो वो वहाँ से भी कर सकते हैं। अगर एडुकाट करना है तो भारी मात्रा में कमेंट करो यार, अगर मैं 60% से ज़्यादा कमेंट होगा तो मैं ज़रूर एडुकाट का भी करा दूंगा क्या क्वेश्चन में, तो इजीली तुम कर सकोगे। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ह्यूमन हार्ट डजंट अलाउ मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजन रिच ब्लड विद कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड। हाँ बिल्कुल, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ह्यूमन हार्ट मिक्स करने नहीं देता। क्यों? क्योंकि ह्यूमन हार्ट हैज डिफरेंट चैम्बर्स। तो ये रीजन भी बिल्कुल सही है। क्या ये रीजन बिल्कुल सही है? ह्यूमन हार्ट के डिफरेंट चैम्बर जो होते हैं, क्या उनके वजह से नहीं मिलता? तो अगर मैं बोलूं तो सुनो, ह्यूमन हार्ट के पास 4 चैम्बर होते हैं, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम। द चैम्बर्स आर सेपरेटेड बाय मस्कुलर वॉल दैट प्रिवेंट्स मिक्सिंग ऑफ ब्लड रिच इन ऑक्सीजन विद द ब्लड रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड। समझ गए? तो यहां पे क्या होगा, तो ह्यूमन हार्ट डजंट अलाउ मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजन रिच ब्लड विथ कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड। क्यों? दोनों ट्रू हैं। क्यों हमें नहीं जानना है? क्योंकि इनके पास 4 डिफरेंट चैम्बर्स होते हैं। सो बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर ऑल्सो इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। समझ गए? सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। 5 हो गया ना इसका। रीड द पैसेज एंड आंसर एनी ऑफ दी 4 क्वेश्चन है, वो सेम बात है। तो यहाँ पे ये पैसेज थोड़ा यहाँ से शुरू हो रहा है क्योंकि जगह कम था, तो मैंने यहाँ से ही शुरू कर दिया। सम एक्सपेरिमेंट वेयर कैरिड आउट यूजिंग क्रोटोनेस्पी प्लांट्स टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट द लीव्स ऑफ प्लांट एक्सपोज टू लाइट फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन एक्यूमुलेटेड मोर स्टार्च। तो जो ज़्यादा टाइम तक सनलाइट में रहे उनके पास मोर स्टार्च हुआ। क्यों? क्योंकि खाना ज़्यादा बनाया तो स्टार्च भी ज़्यादा बनेगा। और फ्रूट्स में किस फॉर्म में होता है उनका खाना? स्टार्च के फॉर्म में। समझ गए? हाउएवर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री फॉर्म स्टार्च इन लीव्स इट वाज डिफिकल्ट टू फाइंड द नेट प्रोडक्टिविटी ऑन ए फिक्स्ड एक्सपोजर टू लाइट सोर्स। देयरफॉर इट वाज नेसेसरी टू ऑब्टेन स्टार्च फ्री लीव्स इन द प्लांट बिफोर स्टार्टिंग द एक्सपेरिमेंट। तो हमें पहले स्टार्च निकालना पड़ेगा, उसके बाद ये एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा बोल रहे हैं। तो ये सुनो, अभी क्वेश्चन में मेन ध्यान दो, इसमें कोई खास नहीं था जो मैंने देखा। Which of the following would help obtain starch free leaves in the plant? तो इनमें से कौन सा ऑप्शन जो हेल्प करेगा स्टार्च फ्री लीव्स प्लांट में लाने के लिए? एक्सपोज लीव्स टू ब्लू लाइट फॉर 48 आवर्स बिफोर स्टार्टिंग एक्सपेरिमेंट, कीप द प्लांट इन डार्क फॉर अबाउट 48 आवर्स बिफोर स्टार्टिंग द experiment, remove starch from the leaves by exosmosis 48 hours before starting the experiment, keep the leaves to red light for 48 hours before experiment। तो यहाँ पे अगर कौन सा सही आंसर बोलोगे तो देखो, स्टार्च क्यों है लिप्स में? क्योंकि वो खाना बना रहा है। खाना क्यों बना रहा है? फोटोसिंथेसिस की वजह से। फोटोसिंथेसिस में क्या चाहिए हमें? फोटो। कौन सा फोटो? सनलाइट वाला फोटो, नॉट वो खींच मेरी फोटो वाला फोटो। समझ रहे हो बात को? तो सनलाइट नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, तो स्टार्च नहीं होगा। तो अगर 48 आवर्स मतलब 2 दिन का समय होता है और 2 दिन फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, स्टार्च का प्लांट्स के मरने का भी बहुत चांसेस है। तो इसके वजह से मैं ये बोल सकता हूं कि स्टार्च गायब हो जाएगा जब उसको हम डार्क रूम में 48 आवर्स के लिए लिखेंगे, जो राइट आंसर होने वाला है। बाकी सारे में बहुत कुछ देखो, ये ब्लू लाइट रेड लाइट का हमें कुछ पंगा ही नहीं है। अगर बोल रही हो ये एक्सोस्मोसिस वाला, तो स्टार्च निकाल देंगे और रखेंगे ना तो 48 आवर्स के लिए 2 दिन में मर जाएगा वो। समझ गए? सिंपल स्टार्च वाला रखेंगे तो उसका खाना जो स्टोरेज होगा वो स्टार्च को वो यूज कर लेगा कंप्लीटली, मरेगा भी नहीं और स्टार्च भी खत्म हो जाएगा। समझ गए? लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। सो इट सेज दैट
आफ्टर ए पीरियड ऑफ इल्यूमिनेशन द लीव्स वर बॉइल्ड इन अल्कोहल टू मेक देम कलरलेस। तो इल्यूमिनेशन पीरियड के बाद जो लीव्स थे वो बॉइल्ड हुए किसमें, अल्कोहल में, टू मेक देम कलरलेस, उनको कलरलेस बनाने के लिए। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी यूज्ड टू टेस्ट द एंड प्रोडक्ट ऑफ स्टोर्ड इन द लीव्स। तो इनमें से कौन सा यूज हो सकता है जो एंड प्रोडक्ट है उसको टेस्ट करने के लिए। तो पहले तो तुम्हें ये जानना है कि खाना, मैंने फोटोसिंथेसिस बनने के लिए क्या यूज होता है बोला था, आयोडीन क्या बोलो, स्टार्च। क्या यूज होता है फोटोसिंथेसिस के बाद, क्या बन रहा है, स्टार्च। और स्टार्च टेस्ट मैंने पढ़ाया था तुमको क्या, सबको जिन्होंने वीडियो देखा है, और बहुत अच्छे से प्यार से पूरा पढ़ाया था। और स्टार्च टेस्ट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, आयोडीन सोल्यूशन। समझ गए, तो क्या यूज करेंगे, आयोडीन सोल्यूशन, क्योंकि फोटोसिंथेसिस की बात हो रही। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये आयोडीन टेस्ट ही है, ये अल्कोहल वाल्कोहल वाला, याद करो वरना लेक्चर देखो और एक बार समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, सम ऑफ द स्टार्च फ्री लीव्स वर कोटेड विथ वैक्स ऑन बोथ द सरफेस। द प्लांट वाज मेंटेन्ड अंडर नॉर्मल एनवायरमेंट। ये प्लांट नहीं, प्लांट है, ये टी थोड़ा पता नहीं क्यों मिट गया है, अरे ये फिर ऊपर का चला जा, हाँ ये प्लांट हो गया। was maintained under normal environment condition. At the end of experiment, the wax coated leaves are likely to show. तो वो क्या शो करेंगे, accumulation of more water, नहीं ये तो होगा ही नहीं, wilting of the wax coated leaves, तो ये होगा ऑप्शन। सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तुम याद कर सकते हो, समझने का कुछ खास है नहीं इसमें, समझ गए, समझने का है नहीं पर समझ गए, याद करना है। ड्यूरिंग द मॉर्निंग आवर्स यूजिंग ए फाइन ब्लेड एन इंसिजन वाज मेड टू द लिप्स सच दैट द फ्लोएम टिश्यू वाज कट अपॉन। तो मॉर्निंग आवर्स में फाइन ब्लेड का यूज करके एक इंसिजन वाज मेड टू द लिप्स, मतलब काटे, सच दैट फ्लोएम टिश्यू वाज कट ओपन, जो फ्लोएम ओपन हो गया, कट गया वो। एनालिसिस ऑफ द लिक्विड ओजिंग आउट वाज फाउंड टू कंटेन हाई अमाउंट ऑफ, तो जो लिक्विड निकलेगा तो उसमें क्या हाई अमाउंट में होगा। तो पहला बात, काटे क्या थे, जो ट्रांसपोर्ट ऑफ ग्लूकोज होता है वो किसके थ्रू होता है, फ्लोएम के थ्रू। जो खाना होता है, फ्लोएम का काम क्या है, तुम पहले ये बताओ कि फ्लोएम का काम क्या है, फूड ट्रांसपोर्ट, और ये प्लांट का फूड क्या है, ग्लूकोज। और दूसरा बात जो मैंने बताया था पढ़ाते टाइम कि ग्लूकोज किस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है, सुक्रोज। सो अगर फ्लोएम को काटेंगे, सुनो पानी का पाइप है, वो जब फट जाता है तो पानी निकलता है कि पेट्रोल, पानी निकलता है, सिंपल बात है। वैसे ही ये क्या है, फ्लोएम क्या है, फूड पाइप है प्लांट का, बोल सकती हूँ, और उसमें से निकलेगा भी क्या, फूड, पर किस फॉर्म में निकलेगा, सुक्रोज। सो द राइट आंसर विल बी सुक्रोज। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, यह नोट कर सकती हो चाहो तो इसी के साथ तुम्हारा ये एमसीक्यू वाला सेशन होता है खत्म। पार्ट 3 खत्म होता है, पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं दिखा तो देखो लेक्चर वीडियोस, देखो यार, सारा कुछ फोड़ के आओ, और जितने सारे तुम खुद से आंसर कर पाए मुझे बताओ, कितने क्वेश्चन तुम्हारे बन पाए बिना मेरे सोल्यूशन बताए, और या फिर तुम्हें पहले से पता था, क्योंकि मैं पता कर सकूं कि मेरे बच्चे कितने होनहार है, टैलेंटेड है और अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। तो जाओ यार, जगह क्लासेस में जुड़ सकते हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब बोलता नहीं हूं, क्यों, क्योंकि मेरा काम है तुम्हें बेस्ट एजुकेशन देना, फ्री ऑफ कॉस्ट 95+ फोड़ना तुम्हारा काम है यार। शेयर करोगे तुम्हारे दोस्त का हेल्प होगा, सब्सक्राइब करोगे तुम्हारा फायदा होगा, तुम्हें बेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन जाएगा बेल आइकन को ऑल सेट करने पर, और तुम्हें मिलेगा। तो मेरा क्या है, मैं तो पढ़ाऊंगा तुम्हें, और एग्जाम में कैसे फोड़ना है वो बताऊंगा, कहर भी मचा देना है तुम्हें। तो मैं लेता हूं तुमसे विदा, मिलते हैं अगले वीडियोस में, तब तक पढ़ते रहो, जकास क्लासेस देखते रहो। जय हिंद, वंदे मातरम।